जापान में किनसोगी। आज से 400 साल कबल किसी जापानी रईस का कीमती मर्तबान टूट गया। उसने मर्तबान की किरचियां उठाकर बाहर फेंक दी। वहाँ से कोई बुद्ध भक्षु गुजर रहा था। उसने किरचियां देखी, मुस्कुराया, किरचियां उठाकर अपने थैले में डाली और रुखसत हो गया। भक्षु की गलाई में सोने का एक कड़ा था। ये उसकी वाहिद मता थी। वो दूसरे गांव पहुंचा, सोनार के पास गया और उसकी वर्कशॉप में मुफ्त काम की पेशकश कर दी। सोनार ने उसे रिहाइश और मुफ्त खाने के एवज अपने पास रख लिया। भक्षु ने उससे दरखास्त की, मैं सारा दिन तुम्हारे पास मुफ्त काम करूंगा, लेकिन शाम के वक्त अपना सोने का कड़ा पिघलाकर अपने मर्तबान की मुरम्मत करूंगा। सोनार को क्या एतराज हो सकता था। चुनाचे दोनों का सौदा हो गया। भक्षु अब सारा दिन सोनार का काम करता था और शाम के वक्त जब दुकान बंद हो जाती थी तो वो अपना कड़ा पिघलाकर सोना नरम करता था और सोने की तार से मर्तबान की किरचियां जोड़ता रहता था। भक्षु ने महीना भर की मेहनत से टूटा हुआ मर्तबान जोड़ लिया। मर्तबान मुकम्मल हो गया तो उसने साफ करके दुकान के शोकेस में रख दिया। मर्तबान सोने की चमक की वजह से दूर से दिखाई देता था और देखने वाले बेइख्तियार उसकी तरफ खींचे चले आते थे। यूं वो मर्तबान चंद दिनों में पूरे इलाके में मशहूर हो गया और लोग उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गए, मगर भक्षु ने उसे बेचने से इनकार कर दिया। उसका कहना था ये मर्तबान किसी और की अमानत है। मर्तबान की तारीफ फैलते फैलते उस जापानी रईस तक भी पहुंच गई जो दरअसल उस मर्तबान का मालिक था। वो भी उस दुकान पर पहुंच गया। उसने भी मर्तबान देखा मगर वो उसे पहचान न सका और उसने मुंह मांगी कीमत देकर मर्तबान खरीदने का ऐलान कर दिया। भक्षु ने नीलामी का बंदोबस्त कर दिया। बोली शुरू हुई और रईस बोली बढ़ाता रहा, यहाँ तक के इलाके के तमाम रईस हार गए और वो रईस जीत गया। रईस ने जब फख्र के साथ मर्तबान उठा लिया तो भक्षु आगे बढ़ा और मर्तबान उसे देकर बोला, हुजूर ये मर्तबान दरअसल है ही आपका और मैं आपकी चीज की कीमत आपसे कैसे वसूल कर सकता हूँ। आप अपना मर्तबान लें और मेरे लिए बस दुआ कर दें। रईस ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? भक्षु ने जवाब दिया, मैं फुलां तारीख को आपके घर के सामने से गुजर रहा था। आपका ये मर्तबान टूट गया था और आपने इसकी किरचियां उठाकर बाहर फेंक दी थी। मैं किरचियां उठाकर यहाँ ले आया, अपना कड़ा पिघलाकर उसे जोड़ दिया और जुड़े हुए टुकड़ों ने उसे पीस ऑफ आर्ट बना दिया। रईस हैरान रह गया। भक्षु ने बताया, टुकड़े अशिया के हों या इंसानों के, ये जब जुड़ते हैं तो ये चीजों और इंसानों को अनमोल बना देते हैं। ये उन्हें पीस ऑफ आर्ट बना देते हैं। चुनाचे मेरा मशवरा है, आप चीज हैं या इंसान हैं, आप जब टूट जाएं तो आप खुद को बेकार न समझें। अपनी किरचियां कचरा घर में ना गिरने दें। आप किसी जगह बैठें और अपने आप को हौसले, हिम्मत और बर्दाश्त के सोने से जोड़ना शुरू कर दें। आप न सिर्फ दोबारा मुकम्मल हो जाएंगे बल्कि आप पहले से 1000 गुना ज्यादा कीमती भी हो जाएंगे और पीस ऑफ आर्ट भी बन जाएंगे। वो दिन है और आज का दिन है। जापान में लोग टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़कर पीस ऑफ आर्ट बना रहे हैं। ये लोग अपनी जुबान में इस फन को किंसुटुगी कहते हैं। जापान में किंसुटुगी के अमल से गुजरने के बाद आम से प्याले, प्लेटें, मग और घड़े $मिलियन का आर्ट पीस बन जाते हैं और म्यूजियम में रखे जाते हैं या फिर लोग इन्हें अपने घरों में सजाते हैं। ये फन सिर्फ अशिया की रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि इसके जरिए टूटे फूटे और तबाह हाल इंसानों को भी जोड़कर रगड़कर नया और महंगा बनाया जाता है। जापानी कौम खुद भी किंसुटुगी का जीता जागता शाहकार है। दुनिया में आज तक एटम बम सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ और ये दोनों मर्तबा जापान पर गिराया गया। 6 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा पर पहला और 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिरा और इन बमों ने पूरी जापानी कौम को मर्तबान की तरह किरची किरची कर दिया। लेकिन आप किंसुटुगी का कमाल देखिए, जापानी कौम ने न सिर्फ अपनी तमाम किरचियां जमा करके खुद को दोबारा बना लिया बल्कि ये अपने असल से ज्यादा कीमती भी हो गई। जापान की आज की 20 बड़ी कंपनियां, खा ये टोयोटा हो, मित्सुबिशी हो, होंडा हो, आईटूचू हो, निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन हो, मित्सुई हो, जापान पोस्ट होल्डिंग हो, हिटाची हो, सोनी हो,
न्यूज होल्डिंग हो, एवन हो, मैरूबिनी हो या पीनासोंक हो, ये दूसरी जंग अजीम से कबल दिफाई आलात और बम तोपें बनाती थीं। इन कंपनियों ने जंग के बाद अपना कारोबार तब्दील किया और ये चंद बरसों में दुनिया की बड़ी तिजारती और सनती कंपनियां बन गईं। जंग अजीम दोम से कबल जापान की फौज दुनिया की ताकतवर और खौफनाक फौज थी, बस पाई उनके सिलेबस में शामिल ही नहीं थी। ये अगर जंग में हार जाते थे तो ये खुदकुशी कर लेते थे, मगर शिकस्त के दाग के साथ घर वापस नहीं आते थे। दुनिया में दूसरा खुद को स्क्वाड भी जापानियों ने तैयार किया था। ये लोग कामिकाज़े कहलाते थे। ये पायलट्स थे, ये हिरोशिमा से जहाज उड़ाते थे, फिजा में पेट्रोल के आखिरी कतरे और आखिरी गोली तक लड़ते थे और उसके बाद अपना जहाज दुश्मन पर गिरा देते थे और यूं महमूद और अयाज दोनों आनजहानी हो जाते थे। कामकाजी बड़े जज्बे के साथ तैयार होते थे। लोग अपने नाम लिखवाते थे और अपनी सिलेक्शन के लिए बाकायदा मन्नतें मांगते थे और आखिर में जब ये अपने मिशन पर रवाना होते थे तो इनका खानदान, दोस्त अहबाब और शाही हरकारी सल्यूट के साथ इन्हें रुखसत करते थे और ये उसके बाद कभी वापस नहीं आते थे। 7 दिसंबर सन 1941 को जापानी कामिकाज़ियों ने अमरीकी बंदरगाह पर्ल हार्बर पर हमला करके अमरीकी नेवी को लोहे के चने चबवा दिए थे और यूं अमरीका भी जंग अजीम दोम में कूदने पर मजबूर हो गया था। मैं बचपन में जब जापानी हमले के बारे में पढ़ता था तो सोचता था, जापान कहाँ और अमेरिका कहाँ? जापानी फिर अमेरिका कैसे पहुँचे थे? जरा सा बड़ा हुआ और नक्शे पढ़ना शुरू किए तो पता चला जापान अमरीकी रियासत हवाई से ज्यादा दूर नहीं है। जापानी जहाज पैसिफिक ओशन से होते हुए अमरीकी ठिकानों पर हमले करके वापस जा सकते थे और जापान ये करता रहा। जापानी फौज ने थाईलैंड, फिलिपाइन और इंडिया में बर्तानिया और अमेरिका दोनों की नाक जमीन पर रगड़ दी थी और अगर अमेरिका उस पर एटम बम न गिराता तो ये भारत से बर्तानिया का परचम तकरीबन उतार चुके थे। ये फिलिपाइन और थाईलैंड पर कब्जा भी कर चुके थे। जापानी बर्मा और भारतीय रियासत नागालैंड पर काबिज हो चुके थे और ये सिलसिला अगर चलता रहता तो भारत के बाद ईरान, तुर्की और फिर मशरकी यूरोप दूर नहीं था। हिटलर रूस तक पहुंच चुका था और अगर जापान भारत के रास्ते सेंट्रल एशिया या मशरकी यूरोप आ जाता तो 80% दुनिया जर्मनों और जापानियों के कब्जे में होती और आज दुनिया का नक्शा यकसर मुख्तलिफ होता। बहरहाल 6 और 9 अगस्त सन 1945 के दिन टुलू हुए। अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम फेंके और तारीख का धारा बदल गया। जर्मनी और जापान मफ्तूहा हो गए और बर्तानिया और अमेरिका फातिह बन गए। जापान के पास शिकस्त के बाद 2 ऑप्शन थे। ये लोग बाकी जिंदगी अपने जख्म चाट कर और माजी की फतूहात के तराने गा गा कर जिंदगी गुजार देते या फिर किंस्तूगी के अमल से गुजर कर अपनी किरचियां समेटते और खुद को पहले से ज्यादा कीमती बना लेते। जापानियों ने दूसरा ऑप्शन पसंद किया और ये किंस्तूगी के अमल से गुजरने लगे। ये लोग दिफा से निकलकर मुआशी कौम बनने लगे। उन्होंने फैक्ट्रियों, मंडियों और खेतों को अपना जंगी मैदान बना लिया और कमाल कर दिया। जापान सालाना $900 बिलियन की मसनूआत एक्सपोर्ट करता है और ये अशिया पूरी दुनिया में बिकती हैं। ये मुल्क चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है। चीन, रूस, कोरिया, भारत और अमेरिका के साथ इसकी लड़ाई है। चीन के साथ इसका मुतादिद इलाकों पर तनाजा चल रहा है। रूस के साथ 125 साल से सखालीन के जजायर की वजह से इख्तलाफ है। कोरिया के लोग जापान को गासिब समझते हैं। जापान ने दूसरी जंग अजीम के दौरान भारत की रियासत नागालैंड को तबाह कर दिया था और अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए थे। चुनाचे ये हर तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने तमाम दुश्मनों के साथ खरबों डॉलर्स की तिजारत कर रहा है। जापानी गाड़ियां, कंप्यूटर्स, हैवी मशीनरी और अद्वियात पूरी दुनिया में जाती हैं और ये अपने दुश्मनों से भी खुलकर खाम माल मंगवाता है। जापान ने आजिजी और सादगी को भी अपना आर्ट बना लिया है। ये झुककर मिलते हैं और दूसरों के सामने बिछ बिछ जाते हैं। हाथ मिलाना बेअदबी समझते हैं। चुनाचे बादशाह हो, वजीर आजम हो या होंडा या क्रोला कंपनी का मालिक हो, वो सीना और गर्दन झुकाकर आपसे मिलेगा। पूरी कौम काम की आदी है। लोग 1 मिनट लेट नहीं होते। पूरी जिंदगी एक कंपनी या एक फैक्ट्री में गुजार देंगे और कभी मुआवजे में इजाफे का मुतालिबा नहीं करेंगे।
2 या हद 3 मरले के घर में रहेंगे, जिंदगी की आखिरी सांस तक काम करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता किसी साल 3-4 इजाफी छुट्टियां हो जाएं तो ये धाड़े मार मार कर रोते हैं। आज से 3 साल कबल मुल्क में 9 छुट्टियां इकट्ठी आ गई थी और ये लोग रेलवे स्टेशनों, पार्कों और घरों के दरवाजों पर खड़े होकर रोने लगे थे। इनका कहना था, हम 9 दिनों में क्या करेंगे। लोग पूरी दुनिया में छुट्टियों के लिए एहतजाज करते हैं, लेकिन जापान में छुट्टियों के खिलाफ और औकात कार में कमी पर एहतजाज होता है। हुकूमत अगर कौमी तातील कर दे या कंपनी के मालिकान औकात कार कम कर दें तो ये सरापा एहतजाज बन जाते हैं। ये मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं।